वेलकम फॉर लैब टेक्नीशियन स्टडी। अगर आप हिस्टोपैथोलॉजी इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं और बार बार पूछे जाने वाले एमसीक्यूज ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस में एमसीक्यूज आएंगे, जैसे कि फर्स्ट है हमारा फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, एम्बेडिंग, सेक्शनिंग एंड स्टेनिंग। इन सभी से टॉपिक से रिलेटेड जो है जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं सभी कवर किए गए हैं। वीडियो को पूरा देखना है। गवर्नमेंट लैब एग्जाम्स और प्राइवेट लैब इंटरव्यूज में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन, हिस्टोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, ताकि हमारे जितने भी इंटरव्यूज एमसीक्यूज हैं आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी वो साइंस होती है जिसमें हम शरीर के टिश्यूज को माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं। मतलब बॉडी के जो छोटे छोटे सेल्स टिश्यूज होते हैं उनको देखकर उनका स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी जो है कैसा है वो पता लगाते हैं। किसके अंतर्गत? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी वो साइंस या डिपार्टमेंट होता है जिसमें हम डिसीज को माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं। इसका मेन पर्पस होता है डिसीज को डायग्नोस करना, जैसे कैंसर, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या अन्य किसी भी प्रकार के जो है डिसीज होते हैं उनको हम उनकी में स्टडी करते हैं या फिर डायग्नोस करते हैं। किसके अंतर्गत? हिस्टोपैथोलॉजी के अंतर्गत। इसका मतलब यह है कि हिस्टोलॉजी में जो है सेल्स और टिश्यूज के नॉर्मल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, और हिस्टोपैथोलॉजी में जो है उसके अंदर के जो है जो डिजीज होते हैं उनको डायग्नोस करने का काम करते हैं। किसमें? हिस्टोपैथोलॉजी में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पार्ट 1 से बायोप्सी स्पेसिमेन कलेक्शन फिक्सेशन एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट स्टेप आफ्टर कलेक्टिंग अ बायोप्सी स्पेसिमेन इज। बायोप्सी स्पेसिमेन इकट्ठा करने के बाद पहला कदम क्या है? यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टेनिंग, माउंटिंग, इमीडिएट फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमीडिएट फिक्सेशन। बायोप्सी स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के बाद का पहला स्टेप क्या होता है? इमीडिएट फिक्सेशन। यानी कि बायोप्सी जो भी हम कलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले लेबोरेटरी में उसको हम क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, नीचे दिया गया है। बायोप्सी स्पेसिमेन कलेक्ट करने के बाद सबसे पहला स्टेप फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन का काम होता है टिश्यू को प्रिजर्व करना और ऑटोलिसिस, प्यूट्रिफिकेशन, माइक्रोबियल ब्रेकडाउन से बचाना। यानी कि फिक्सेशन क्यों किया जाता है? टिश्यू को प्रिजर्व करना, ऑटोलिसिस यानी कि सड़ने और माइक्रोबियल जो ग्रोथ होने लगती है ब्रेकडाउन से बचाने के लिए जो है बायोप्सी को या जो टिश्यू रहता है उसको हम फिक्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडियल फिक्सेशन फॉर बायोप्सी स्पेसिमेन इज। बायोप्सी सैंपल के लिए आइडियल फिक्सेटिव है। आपके ऑप्शंस हैं एल्कोहल, 10% NBF, एसीटोन या फिर वाटर। बायोप्सी स्पेसिमेन का आइडियल फिक्सेटिव क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10% NBF। यानी कि जो 10% हमारा नेचुरल बफर फॉर्मेलिन होता है, जो कि सबसे कॉमन होता है सभी लेबोरेटरीज में। ज़्यादातर जो है 10% फॉर्मेलिन ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे एल्कोहल और एसीटोन जो दिया गया है ये हमारा यूज होता है ज़्यादातर FNAC और बोन मैरो की स्लाइड्स में फिक्सेशन के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम रेशियो ऑफ फिक्सेटिव टू टिश्यू वॉल्यूम शुड बी। टिश्यू वॉल्यूम के लिए फिक्सेटिव का न्यूनतम अनुपात होना चाहिए। यानी कि जो भी हम बायोप्सी को फिक्स करते हैं यानी कि फिक्स करते हैं तो उसका टिश्यू का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, 1:1 वॉल्यूम, 5:1 वॉल्यूम, 50:1 वॉल्यूम या फिर 10:1 वॉल्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10:1 वॉल्यूम। यानी कि 1 पार्ट बायोप्सी यानी टिश्यूज़ का और 10 पार्ट हमारा फिक्सेटिव रहेगा। ठीक है। नीचे हमारा दिया गया है इसका नोट्स, वो भी हम समझ लेते हैं। द मिनिमम रिकमेंडेड रेशियो टू ऑफ फिक्सेटिव टू टिश्यू वॉल्यूम फॉर प्रॉपर प्रिजर्वेशन इज टाइपिकली 10:1। यानी कि नमूने की मात्रा का 10 गुना। यानी कि बायोप्सी का जो हमारा टिश्यू रहता है उसका 1 पार्ट एंड जो हमारा फिक्सेटिव रहता है उसका 10। ठीक है। सम रिकमेंडेड अप टू 20:1 फॉर बेटर रिजल्ट स्पेशली फॉर लार्ज स्पेसिमेन। यानी कि लार्ज स्पेसिमेन के लिए ज़्यादातर जो है 20:1 का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी स्मॉल बायोप्सीज रहती हैं उनके लिए जो हम 10:1 का वॉल्यूम जो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोप्सी स्पेसिमेन कंटेनर शुड बी। बायोप्सी कंटेनर कैसा होना चाहिए? यानी कि बायोप्सी को कलेक्ट करने के लिए जो हमारा कंटेनर रहता है या फिर जो जिसमें हम बायोप्सी को कलेक्ट करते हैं वो कंटेनर जो है किस प्रकार का होना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं एयर टाइट एंड लीक प्रूफ, मेटल कंटेनर, ओपन जार या फिर प्लास्टिक बैग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
एयर टाइट एंड लीक प्रूफ, यानी कि जिसमें एयर पास ना हो और लीक प्रूफ होना चाहिए, है ना। जिससे जो है बायोप्सी जो है किसी भी प्रकार का उसमें जो है ऑटोलिसिस, पेट्रिफिकेशन या फिर माइक्रोबियल ग्रोथ जो होने लगती है वो ना हो। उससे बचाने के लिए जो है किस प्रकार कंटेनर यूज करते हैं, एयर टाइट एंड लीक प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच बायोप्सी स्पेसिमेन इज नॉट यूज फिक्जेटिव, बायोप्सी के किस नमूने में फिक्जेटिव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बहुत बार जो है इंटरव्यूज में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें देख लेते हैं आपके ऑप्शंस हैं, एच एंड ई बायोप्सी, हेमाटोक्सिलिन एंड इओसिन बायोप्सी। नेक्स्ट है हमारा रीनल बायोप्सी फॉर IFL, स्किन बायोप्सी या फिर ब्रेस्ट बायोप्सी। तो इसमें से जो है किसमें जो है फिक्जेटिव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीनल बायोप्सी फॉर IFL। यहाँ पे जो IFL दिया गया है इसका मतलब है इम्यूनोफ्लोरोसेंस। तो रीनल बायोप्सी के लिए जब भी इम्यूनोफ्लोरोसेंस के लिए बायोप्सी स्पेसिमेन जो है कलेक्ट किया जाता है तो उसमें जो है फिक्जेटिव का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसका नोट्स देख लेते हैं कि जो है क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता है। रीनल बायोप्सी में जो है फिक्जेटिव इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि वे इम्यून डिपॉजिट का पता लगाने में बाधा डालते हैं, क्योंकि वे एंटीजन प्रतिजन के साथ बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग कर सकते हैं, यानी कि क्रॉस लिंकिंग आपस में क्रॉस लिंकिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है एंटीबॉडी जो है उन्हें पहचान नहीं पाती है। खासकर ऐसा तब होता है जब टिश्यू या फिर जब जो हमारा बायोप्सी होता है वो यानी कि हार्डली फिक्स हो जाता है, तो उस कंडीशंस में जो है क्या होता है जो क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा हो जाता है और कठोरता से फिक्स हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो है रीनल बायोप्सी फॉर IFL में जो है इसका फिक्जेटिव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑन बायोप्सी रिक्वेजिशन फॉर्म इज, बायोप्सी रिक्वेजिशन फॉर्म पर सबसे ज़रूरी जानकारी क्या होती है। देखिए, जब भी हम किसी हॉस्पिटल या फिर लेबोरेटरी में बायोप्सी कलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वेजिशन के लिए क्या होती है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पेशेंट्स हॉबी, पेशेंट डेमोग्राफिक एंड क्लिनिकल हिस्ट्री, डॉक्टर सिग्नेचर, लैब टेक्नीशियन नेम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लिनिक पेशेंट डेमोग्राफिक एंड क्लिनिकल हिस्ट्री। पेशेंट का डेमोग्राफिक एंड क्लिनिकल हिस्ट्री लेना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी हम बायोप्सी स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिले इन फिक्सेशन ऑफ बायोप्सी लीड्स टू, बायोप्सी के फिक्सेशन में देरी से क्या होता है, यानी कि जब भी हम बायोप्सी को फिक्स करने में डिले करते हैं तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, इम्प्रूव स्टेनिंग, ऑटोलिसिस एंड पुअर मॉर्फोलॉजी, हार्ड टिश्यू या फिर कलर चेंज, या फिर उसमें जो है कलर जो है चेंजेस होने लगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोलिसिस एंड पुअर मॉर्फोलॉजी। जब भी हम बायोप्सी को कलेक्ट करते हैं पहला स्टेप क्या होता है, बायोप्सी को फिक्स करना, ताकि ऑटोलिसिस एंड पुअर मॉर्फोलॉजी से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रश आर्टिफैक्ट ऑकर्स ड्यू टू, क्रश आर्टिफैक्ट किस वजह से होता है, यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि क्रश आर्टिफैक्ट जो है किसकी वजह से होते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, ओवर फिक्सेशन, फिक्सेशन ज़्यादा होने से, या फिर रॉन्ग स्टेनिंग, स्टेनिंग गलत होने से, एक्सेस प्रेशर ड्यूरिंग हैंडलिंग, हैंडलिंग के दौरान ज़्यादा प्रेशर होने से, या फिर लो टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेस प्रेशर ड्यूरिंग हैंडलिंग, हैंडलिंग के दौरान ज़्यादा प्रेशर की वजह से जो है उसमें आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं। रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बारी जो है इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। हमारे यहाँ जितने भी इंटरव्यूअर्स इंटरव्यूज़ देने आते हैं उनसे सबसे जो है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एंडोस्कोपिक बायोप्सी स्पेसिमेन आर यूजुअली, एंडोस्कोपिक बायोप्सी स्पेसिमेन आमतौर पर क्या होते हैं, यानी कि कौन से बायोप्सी जो है एंडोस्कोपिक बायोप्सी के अंतर्गत आते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ एंड मेथड, जो भी बायोप्सी के टाइप्स होते हैं, मेथड होते हैं, फिक्सेशन के जो टाइप्स होते हैं, मेथड होते हैं, वो सब मैं आगे डिस्कस करके आपको बताऊंगा एक एक करके। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो हमारा एंडोस्कोपिक बायोप्सी स्पेसिमेन होते हैं यानी कि आमतौर पर क्या होते हैं, तो पहला ऑप्शन है आपका वेरी लार्ज स्पेसिमेन, टिनी एंड डिलिकेट, राउंड टिश्यू या फिर फैट टिश्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिनी एंड डिलिकेट टिश्यू। टिनी एंड डिलिकेट टिश्यूज किसके अंतर्गत में आते हैं, एंडोस्कोपिक बायोप्सी में।
मैं आपको समझाता हूँ। एंडोस्कोपिक बायोप्सी स्पेसिमेंस आर यूजुअली स्मॉल टिश्यू। जो हमारे एंडोस्कोपिक स्पेसिमेन होते हैं स्मॉल टिश्यूज, यानी कि जो भी स्मॉल टिश्यूज होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? एंडोस्कोपिक बायोप्सी के। इनके क्या सोर्स होते हैं, यानी कि कहाँ से लिए जाते हैं? जैसे हमारा इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, है ना। यहाँ से जो भी छोटे छोटे पार्ट्स लिए जाते हैं इनके, वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? एंडोस्कोपिक बायोप्सी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिलिकेट टिश्यू टेकन फ्रॉम होलो ऑर्गन्स, यानी कि जो कि बड़े टिश्यूज से लिए जाते हैं, लाइक जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरोथेलियल सिस्टम, या फिर ऐसे जो भी लार्ज स्पेसिमेंट्स लिए जाते हैं वो हमारे डिलिकेट टिश्यूज के अंतर्गत आते हैं। ये भी जो है हमारे इनके जो पार्ट्स लिए जाते हैं स्मॉल छोटे छोटे टिश्यू के पार्ट लिए जाते हैं, है ना, तो वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? एंडोस्कोपिक बायोप्सी के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिनी एंड डिलिकेट बायोप्सी। ऐसे जो है कई बार जो है इंटरव्यूअर से पूछ लिया जाता है कि एंडोस्कोपिक बायोप्सी से बोलते हैं। हमारा इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन या फिर लार्ज ऑर्गन से जो भी टिश्यूज के टुकड़े लिए जाते हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? एंडोस्कोपिक बायोप्सी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, बेस्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर अनफिक्स्ड बायोप्सी फॉर कल्चर वायरल स्टडीज इज। अनफिक्स्ड बायोप्सी कल्चर वायरल स्टडी के लिए सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट मीडियम है, यानी कि अनफिक्स्ड बायोप्सी को किस में जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ये है हमारा, फर्स्ट है सलाइन में, 10% फॉर्मेलिन में, वीटीएम में, या फिर जेंकर्स फ्लूइड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीटीएम। वीटीएम का फुल फॉर्म होता है वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम। वीटीएम होता क्या है? देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया है, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम इज अ स्पेशलाइज्ड लिक्विड सोल्यूशन ट्यूब। ये जो है एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड जो है लिक्विड सोल्यूशन ट्यूब होती है। अब इसका समझ लेते हैं वर्क क्या होता है। वीटीएम का वर्क क्या होता है? कलेक्ट, प्रिजर्व एंड ट्रांसपोर्ट क्लिनिकल सैंपल्स फॉर कंटेनिंग वायरसेस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, थ्रोट एंड स्वैब। जो भी हमारे थ्रोट, स्वैब, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, वायरस कंटेनिंग सैंपल्स रहते हैं उनको वो जो हमारे अनफिक्स्ड होते हैं, है ना, अनफिक्स्ड होते हैं, तो उनको जो है वीटीएम ट्यूब में जो है एक प्रकार की स्पेशल बताया ना मैंने कि जैसा कि स्पेशल लिक्विड सोल्यूशन ट्यूब होती है, जो कि उसमें कुछ बेस सोल्यूशंस भी पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है HBSS, यानी कि हैंक्स बैलेंस सॉल्ट सोल्यूशन, और फॉस्फेट बफर स्लाइन, जो कि पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। यहाँ से पार्ट 2 जो है स्टार्ट होता है, हिस्टोपैथोलॉजी, डिहाइड्रेशन, एमसीक्यूज। यहाँ से जो है डिहाइड्रेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं जो इंटरव्यूअर से पूछे जाते हैं वो इसमें जो है लिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, डिहाइड्रेशन इन टिश्यू प्रोसेसिंग मीन्स। टिश्यू यानी कि ऊतक प्रसंस्करण में निर्जलीकरण का अर्थ क्या है, यानी कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। तो आपके यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस है हमारा, रिमूविंग फैट, यानी कि फैट को रिमूव करना डिहाइड्रेशन कहलाता है, या फिर रिमूविंग वाटर, रिमूविंग फिक्सेटिव, रिमूविंग वैक्स। तो क्या रिमूव होने की प्रक्रिया को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिमूविंग वाटर। वाटर को रिमूव करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। डी का मतलब होता है रिमूव और हाइड्रेशन का मतलब वाटर, यानी कि वाटर को रिमूव करना क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। अब हम यहाँ पे और भी चीज़ें जो दी गई हैं उनको भी समझ लेते हैं। रिमूविंग फैट, फैट को रिमूव करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? जाइलिन का। वाटर को रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं? एथेनॉल का। रिमूविंग फिक्सेटिव, मोस्ट फिक्सेटिव लाइक फॉर्मेलिन आर वाटर बेस्ड आर नेचुरली रिमूव्ड ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, प्रोसेस एज अ एल्कोहल रिप्लेस देम। नेक्स्ट है हमारा रिमूविंग वैक्स, यानी कि डी पैराफिनाइजेशन, यानी कि जाइलिन इज यूज फॉर रिमूव पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स को रिमूव करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? जाइलिन का। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है जब भी कोई भी इंटरव्यू देने जाता है या फिर एग्जाम्स रहता है, तो उस समय उस कंडीशंस में जो है ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि फैट को रिमूव करने के लिए जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है? जाइलिन का। और वाटर को एथेनॉल। और हमारा यहाँ पे दिया गया है पैराफिन वैक्स को रिमूव करने के लिए, मान लीजिए कोई ब्लॉक पहले से ही बना हुआ है ना, तो उसके जो उसको उसमें जो है दोबारा उसको उस ब्लॉक बना के फिर से जो है उसके सेक्शंस लेना रहता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो उसमें उस कंडीशंस में क्या करते हैं? जाइलिन से पैराफिन वैक्स को हटाते हैं, फिर उसके बाद में फिर से ब्लॉक बनाते हैं, फिर से कटिंग सेक्शनिंग होती है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, व्हिच एल्कोहल इज टॉक्सिक एंड नॉट यूज फॉर रूटीन डिहाइड्रेशन। कौन सी एल्कोहल टॉक्सिक है और रेगुलर डिहाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती है या फिर नहीं की जाती है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, एथेनॉल, मेथेनॉल,
आइसोप्रोपेनॉल या फिर ब्यूटेनॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेथेनॉल। मेथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रेगुलर डिहाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास उसमें फिक्सेटिव नहीं है तो उस कंडीशंस में आप जो है मेथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर डिहाइड्रेशन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भी जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर आपके पास डिहाइड्रेशन नहीं है तो उस कंडीशंस में आप जो है आप किसका इस्तेमाल करके जो है उसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथेनॉल। मेथेनॉल का इस्तेमाल करके जो है डिहाइड्रेट कर सकते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मतलब जो सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि वो कौन सा इस्तेमाल होता है। आपके ऑप्शंस हैं एसीटोन, जाइलिन, मेथेनॉल या फिर एथेनॉल, जिसे मेथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथेनॉल। एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में, जो कि सबसे ज़्यादा लेबोरेटरीज में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ इम्पैक्ट एक्सेसिव डिहाइड्रेशन कॉजेज। किस तरह का असर ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, यानी कि ज़्यादा डिहाइड्रेशन, अगर मान लीजिए कोई टिश्यू जो है ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, उस पर जो है किस प्रकार का असर पड़ेगा या फिर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, टिश्यू हार्डनिंग यानी कि टिश्यू हार्ड हो जाएगा, टिश्यू सॉफ्टनिंग टिश्यू सॉफ्ट हो जाएगा, टिश्यू एक्सपेंशन या फिर टिश्यू मेल्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिश्यू हार्डनिंग। ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, टिश्यू हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जो है सेक्शन लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से टिश्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो है इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा क्या इम्पैक्ट पड़ता है, टिश्यू हार्ड कर देता है, टिश्यू को हार्ड कर देता है, जिससे जो सेक्शन लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिहाइड्रेशन रिमूव्स वाटर बिकॉज पैराफिन वैक्स इज। डिहाइड्रेशन से पानी निकल जाता है क्योंकि पैराफिन वैक्स है, यानी कि पैराफिन वैक्स क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं वाटर लविंग, वाटर हाइड्रोफोबिक या फिर एसिडिक या फिर बेसिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर हाइड्रोफोबिक। जो हमारा पैराफिन वैक्स होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का वाटर हाइड्रोफोबिक होता है, जिससे जो है डिहाइड्रेशन के समय जो है उसका पानी रिमूव हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, व्हिच डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज यूज्ड माइक्रोवेव प्रोसेसिंग। माइक्रोवेव प्रोसेसिंग में किस डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोवेव प्रोसेसिंग में कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं एथेनॉल, एसीटोन, ब्यूटेनॉल या फिर बेंजीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एसीटोन। एसीटोन का इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोवेव प्रोसेसिंग में, यानी कि माइक्रोवेव प्रोसेसिंग में डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल किसका किया जाता है, एसीटोन का। तो याद रखिएगा ये भी जो है एक प्रकार का इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइक्रोवेव प्रोसेसिंग में कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा एसीटोन, किसका इस्तेमाल किया जाता है, एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओवर डिहाइड्रेशन शुड बी करेक्टेड बाई। वो ये जो है हमारा बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इंटरव्यूअर से ज़्यादा जो है पूछा ही जाता है कि ओवर डिहाइड्रेशन शुड बी करेक्टेड बाई। ज़्यादा डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है कीपिंग बैक इन 70% एल्कोहल, उसको जो है दोबारा 70% एल्कोहल में डालते हैं, कीप इन वाटर यानी कि दोबारा जो है वाटर में डालते हैं, कीप इन जैलिन या फिर कीप इन वैक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीप बैक इन 70% एल्कोहल। अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो उसको जो है दोबारा 70% एल्कोहल में डाल के उसको सही किया जाता है, अगर उसका डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है। अब जो है नीचे हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, जब टिश्यू को एल्कोहल में ज़्यादा समय तक रखा जाता है तो टिश्यू जो है बहुत ज़्यादा सूख जाता है, यानी कि ओवर डिहाइड्रेट हो जाता है। इससे क्या होता है, टिश्यू कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है और सेक्शन बनते समय टूट जाता है, यानी कि सेक्शन लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ठीक है, तो करेक्शन में क्या करते हैं, ओवर डिहाइड्रेशन टिश्यूज़ को वापस सही हालात में लाने के लिए उसे कम कंसंट्रेशन वाले एल्कोहल्स यानी कि 70% एल्कोहल में थोड़ी देर के लिए रखा जाता है। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ओवर डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 70% एल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, 70% एल्कोहल का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिहाइड्रेशन एंड पॉइंट इज रीच्ड व्हेन टिश्यू बिकम्स। डिहाइड्रेशन का अंतिम बिंदु तब तक पहुंच जाता है जब ऊतक, यानी कि डिहाइड्रेशन कंप्लीट हो गया। ये हमें जो है कैसे पता चलेगा कि डिहाइड्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया या फिर डिहाइड्रेशन के समय जो है डिहाइड्रेशन का एंड पॉइंट पहुंच चुका है। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ओपेक, यानी कि टिश्यू जो हमारा है वो ओपेक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा या फिर हार्ड हो जाएगा। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिश्यू हमारा क्लियर हो जाएगा। यानी कि जब भी हम बायोप्सी को कलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशंस में क्या रहता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ऊपर से लगी हुई रहती हैं, है ना। तो जैसे ही हमारा डिहाइड्रेशन का एंड पॉइंट पहुंचेगा, यानी डिहाइड्रेशन के एंड पॉइंट तक पहुंचेगा, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, हमारा जो स्पेसिमेन होता है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसके लिए जो है एक प्रकार का इसको चेक करने के लिए, यानी कि डिहाइड्रेशन को चेक करने के लिए कि हमारा जो टिश्यू डिहाइड्रेट हो गया है या नहीं, इसके लिए जो है एक टेस्ट भी किया जाता है लेबोरेटरी में। मैं आपको बताता हूँ। क्वालिटी कंट्रोल इन अ लेबोरेटरी सेटिंग, अ कॉमन टेस्ट इंश्योर कंप्लीट डिहाइड्रेशन। जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल होती है लेबोरेटरी में, एक प्रकार का सेटिंग करके रखती है, जो कि एक प्रकार का कॉमन टेस्ट होता है, जो कि ये चीज़ इंश्योर करता है कि ये जो है इसका डिहाइड्रेशन जो है एंड पॉइंट हो चुका है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है। इन द फाइनल एब्सोल्यूट एल्कोहल बाथ इज द एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट टेस्ट। उसको क्या बोलते हैं, कौन सा टेस्ट होता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट टेस्ट होता है, जो कि यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर को डिटेक्ट करने का काम करता है। इफ़ द कॉपर सल्फेट पाउडर डज नॉट टर्न ब्लू, यानी कि अगर वो ब्लू कलर में नहीं होता है, यानी कि कॉपर सल्फेट पाउडर डालने पे अगर वो टर्न नॉट ब्लू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टर्न डज नॉट ब्लू, अगर वो ब्लू कलर में नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इट इंडिकेट दैट नो वाटर इन प्रेजेंट एंड डिहाइड्रेशन इज कंप्लीट, यानी कि वो इंश्योर करता है, वो इंडिकेट करता है कि उसमें जब वाटर नहीं है, अगर वो ब्लू कलर में नहीं होता है। कॉपर सल्फेट पाउडर डालते हैं, अगर वो ब्लू कलर में आ जाता है तो उसका ये मतलब होता है कि अभी उसमें जो है वाटर मौजूद है। ठीक है, अगर वो ब्लू कलर में नहीं होता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि आपका डिहाइड्रेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये भी जो है एक प्रकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डिहाइड्रेशन को चेक करने के लिए जो है कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी में। तो टेस्ट का नाम याद रखिएगा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट टेस्ट, डिहाइड्रेशन का एंड पॉइंट पता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्पज ऑफ डिहाइड्रेशन बिफोर क्लियरिंग। क्लियरिंग से पहले डिहाइड्रेशन का मकसद होता है, यानी कि क्लियरिंग से पहले डिहाइड्रेशन का क्या मकसद होता है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। रिमूव ऑल वाटर टिश्यू, यानी कि टिश्यू से सारा वाटर जो है रिमूव करना, या फिर टू रिमूव फिक्सेटिव, टू सॉफ्टन टिश्यू, या फिर टू ऐड स्टेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिमूव ऑल वाटर टिश्यू, यानी कि टिश्यू से जो भी हमारा वाटर रहता है वो सारा रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियरिंग से पहले जो है डिहाइड्रेशन क्यों करते हैं, मतलब वाटर को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं क्लियरिंग से पहले। नेक्स्ट स्टेप ऑफ क्लियरिंग विद द एम्बेडिंग मीडियम टाइपिकली पैराफिन वैक्स, यानी कि उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, क्लियरिंग के बाद एम्बेडिंग करते हैं, एम्बेडिंग मीडियम बनाते हैं पैराफिन वैक्स के साथ, यानी कि पैराफिन वैक्स के साथ जो है ब्लॉक बनाना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडियल टेम्परेचर फॉर एल्कोहल डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के दौरान एल्कोहल डिहाइड्रेशन का सही तापमान क्या है। वे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा जाता है इंटरव्यूअर से। तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, 10 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसिंग के दौरान जो है एल्कोहल का टेम्परेचर कितना होता है, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, बहुत ही बार पूछा जाता है। अब हम आ जाते हैं पार्ट थर्ड पर, मेथड ऑफ बायोप्सी टाइप्स एंड इम्प्रेगनेशन एमसीक्यूज।